हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज के लेक्चर में या फिर आज के वीडियो में हम लोग 11 के वी बाई 440 वोल्ट या फिर 22 के वी बाई 440 वोल्ट पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे रहता है, पोल माउंटेड या फिर प्लिंथ माउंटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वो एक्चुअल में कितने केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सबस्टेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की ज़रूरत की है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ और नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। उसके बाद में हम लोग जो डीपी स्ट्रक्चर है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग उसका माउंटिंग अरेंजमेंट हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो भी इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के लिए या फिर जो डबल पोल स्ट्रक्चर है उसके लिए लगते हैं उसका इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है, किस इंडियन स्टैंडर्ड से वो डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखने वाले डीपी स्ट्रक्चर का जो डबल पोल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, उसका एक्चुअल में ड्राइंग कैसे रहता है, उसका एक्चुअली स्टैंडर्ड ड्राइंग क्या है, उसमें कितने मीटर्स के पोल यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सब देखने वाले हम लोग। फिर उसके बाद में हर एक इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं उसका स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है, वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहले इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, स्टार्ट कर देते। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इज नथिंग बट it is a integral part of power system which forms the important links between generation, transmission, distribution and load। जो अभी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट लिंक्स बिटवीन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोड। वो क्या करता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लोड को कनेक्ट करने का काम करता है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पावर स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक रहता है जनरेशन, दूसरा रहता है ट्रांसमिशन, तीसरा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा रहता है लोड। अभी जो जनरेशन है, जो जनरेशन नॉर्मली हम लोगों को पता है 11 केवी 22 केवी से जनरेशन हम लोग नॉर्मली करते हैं। और जो जनरेट किया हुआ जो पावर है हम लोगों को नॉर्मली लोड को सप्लाई करना पड़ता है। और जो अभी जनरेशन है और जो लोड है, लोड जनरेशन और लोड के बीच में अराउंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। अगर इतने डिस्टेंस तक अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्रांसमिट करने का है थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉसेस हो जाता है सिस्टम में बहुत ज़्यादा। क्या होता है, लॉसेस हो जाता है। आई स्क्वेयर आर लॉस, आई स्क्वेयर लॉस इज नथिंग बट जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, वो क्या करेगा, सिस्टम में पावर लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्या करते हैं, तो इन बिटवीन हम लोग ट्रांसमिशन सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशन में दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है स्टेप अप ट्रांसमिशन सबस्टेशन और दूसरा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सबस्टेशन। तो स्टेप अप ट्रांसमिशन सबस्टेशन एक्चुअल में क्या काम करता है। नॉर्मली स्टेप अप ट्रांसमिशन सबस्टेशन जो रहता है वो क्या करेगा, जो 11 केवी जो है या फिर 22 केवी का जो जनरेशन होता है उस 22 केवी को या फिर 11 केवी को नॉर्मली वो क्या करेगा, स्टेप अप करेगा बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 केवी 22 केवी से जनरेशन होगा, यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 केवी का स्टेप अप करेगा, 220 में केवी में रहेगा, 400 केवी में रहेगा, 132 केवी में रहेगा, फिर या फिर एनीथिंग वोल्टेज, हाई वोल्टेज में वो कन्वर्जन करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन रहता है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सबस्टेशन, वो क्या करेगा, जो 220 केवी का वोल्टेज है उसको नॉर्मली वो कम कर देगा, स्टेप डाउन 132 केवी में करेगा या फिर 66 केवी में करेगा, जो वोल्टेज चाहिए अकॉर्डिंगली उस वोल्टेज में स्टेप डाउन करेगा। तो उसमें ट्रांसमिशन में दो सबस्टेशन हो गए, एक हो गया स्टेप अप, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा रहता है स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन स्टेशन और स्टेप अप स्टेशन को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का और कम करने का काम करता है। तो अभी बढ़ाने कम करने का काम हो। फिर उसके बाद में जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो रहते हैं नॉर्मली लोड साइड के नज़दीक ही रहते हैं नॉर्मली। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो रहता है वो नॉर्मली क्या होता है,
उसका वोल्टेज 33 kV रहेगा या फिर 22 kV रहेगा, वो क्या करेंगे 33 kV का 11 kV में कन्वर्जन करते हैं या फिर 22 kV का 11 kV में कन्वर्जन करता है। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो रहता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से हम लोगों को मिलेगा 11 kV। वो 11 kV का हम लोगों को अगेन स्टेप डाउन करना पड़ता है। अभी स्टेप डाउन क्यों करना पड़ता है, तो नॉर्मली देखो यहाँ पे लोड्स है, लोड्स के कौन कौन से, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। अभी रेसिडेंशियल लोड है जहाँ पे, तो वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई लगेगा, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोड है वहाँ पे कौन सा सप्लाई लगेगा, 3 फेज सप्लाई लगेगा। अभी 3 फेज सप्लाई मतलब कितना, 440 वोल्ट, और सिंगल फेज सप्लाई मतलब नॉर्मली 230 वोल्ट वहाँ पे लगता है। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन एक्चुअल में क्या करता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स रहते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो जो सिंगल फेज सप्लाई रहता है या फिर सिंगल फेज जो लोड रहते हैं, सिंगल फेज लोड नॉर्मली 230 वोल्ट पे काम करते हैं, और 3 फेज लोड 440। अभी यहाँ से 11 kV आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है वहां से 11 kV आ रहा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए 230 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट 3 फेज चाहिए। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आने के बाद में जो पोल माउंटेड सबस्टेशन रहता है, पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन रहता है, तो उसका नॉर्मल रेटिंग रहता है, वो क्या करता है, उस 11 kV का 440 में कन्वर्जन कर देता है। तो अभी ये पोल माउंटेड सबस्टेशन कहां पे हम लोगों को दिखाई देता है, नॉर्मली जहां पे इंडस्ट्री है, जहां पे रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पे नॉर्मली हम लोगों को ये जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है वो हम लोगों को दिखाई देती है। हम लोगों ने सभी लोगों ने ऑलरेडी देखा है, रोड से जाने के टाइम पे रोड पे किधर तो एक लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे किधर तो रोड पे डबल पोल स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन किया रहता है। वो क्या करता है, नॉर्मली जो लोड है, एंड यूजर है, जो हम लोग कस्टमर से, जिसको 230 वोल्ट का सप्लाई चाहिए या फिर 440 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, वो क्या करेगा, डबल पोल स्ट्रक्चर से हम लोग ले लेते। नॉर्मल डबल पोल स्ट्रक्चर में RYB और न्यूट्रल ऐसा कनेक्शन उसमें रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के बाद में क्यों यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको जो वोल्टेज आ रहा है, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा, जनरेशन रहेगा या फिर 22 kV रहेगा, और उसको हम लोग स्टेप डाउन करने का काम करते हैं। तो जनरेशन एट अ वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन करते हैं, और नॉर्मली हम लोग लोड को सारा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट हम लोग कनेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन टू लोड तक हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। सो जो ट्रांसमिशन स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट्स आता है या फिर ट्रांसमिशन लाइन रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस करते हैं। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है जनरेटिंग स्टेशन टू लोड तक, उसको एनर्जी को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद में जो लोड शेडिंग रहता है या फिर प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फॉल्ट क्रिएट हो गया तो क्या होगा, सिस्टम शटडाउन पे चला जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, करते हैं, तो जो नॉर्मल सबस्टेशन है तो उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में वोल्टेज वेरिएशन अगर सिस्टम में रहेगा तो वो वोल्टेज काम करते हैं। एक्टिव रिएक्टिव पावर जो फ्लो होता है सिस्टम में से, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ट्रांसमिशन लाइन में से, तो उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट ऑफ नीड्स जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्या करता है, फुलफिल करने का करता है। तो अभी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का हम लोगों ने देख लिया। अभी नेक्स्ट है माउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ 11 kV बाय 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। नॉर्मली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो डबल पोल स्ट्रक्चर रहता है, जिसके ऊपर हम लोग ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया रहता है, जहां पे लोड है, लोड साइड में, मतलब जहां पे मतलब कहां पे रेसिडेंशियल लोड रहेगा, कमर्शियल लोड रहेगा या फिर इंडस्ट्रियल लोड रहेगा। तो वहां जहां पे ये लोड्स रहते, उधर ही लोड के साइड में जो है ए डबल पोल स्ट्रक्चर 11 kV बाय 440 वोल्ट, मतलब जो 11 kV का स्टेप डाउन करके हम लोगों को 440 वोल्ट दे देता है। तो वहां पे हम लोगों को एक माउंटिंग अरेंजमेंट या वहां पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का देखने को मिलता है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउंटिंग अरेंजमेंट, 2 टाइप्स के माउंटिंग अरेंजमेंट, एक रहता है पोल माउंटेड और दूसरा रहता है प्लिंथ माउंटेड। तो पोल माउंटेड सबस्टेशन कैसे दिखता है, प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन कैसे दिखता है, वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे। और पोल माउंटेड
जो सब स्टेशन या फिर पोल माउंटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेंटर है या फिर प्लिंथ माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेंटर है, वो एक्चुअल में कितने केवीए के ट्रांसफार्मर तक हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली ये अरेंजमेंट कितने केवीए का ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नॉर्मली डिपेंड्स रहता है। तो हम लोग वन बाय वन पोल माउंटेड पहले देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद में प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन देखेंगे। सो नॉर्मली पोल माउंटेड सबस्टेशन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया है, यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई देगा हुआ यहाँ पे राइट साइड में। तो वहाँ पे आप लोगों को पोल माउंटेड यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रांसफार्मर है, ऊपर यहाँ से RYB लाइन्स आ रहा है, वहाँ पे टैपिंग लिया है हम लोगों ने, वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है, जो लाइटनिंग स्ट्रोक से, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से या फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से उसको ग्राउंड करने का काम करते हैं और इस ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे एयर ब्रेक स्विच दिखाई देगा, उसको हम लोग AB स्विच बोलते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे फ्यूज दिखाई देगा, उसको हम लोग यहाँ पे हॉर्न गैप फ्यूज या फिर DO फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज बोलते हैं। फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर रहता है और ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है। सो नॉर्मली पोल माउंटेड सब स्टेशन जो रहता है, सो नॉर्मली उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे रहता है। तो अभी पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है या फिर पोल माउंटेड स्ट्रक्चर्स है, कितने केवीए के ट्रांसफार्मर तक हम लोग यूज करते हैं। सो नॉर्मली अप टू 500 केवीए के जो ट्रांसफार्मर है, जिस ट्रांसफार्मर का रेटिंग 500 केवीए तक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग नॉर्मली पोल माउंटेड पे इंस्टॉल करते हैं। तो उसको हम लोग पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेंटर बोलते हैं। कितने केवीए तक, 500 केवीए के रेटिंग तक के जितने भी ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जाम्पल 10 केवीए का रहेगा, 25 केवीए का रहेगा, 63 केवीए का रहेगा, 100 केवीए का रहेगा, 250 केवीए का रहेगा, या फिर 500 केवीए तक के जितने ट्रांसफार्मर्स है वो सब पोल माउंटेड पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लोग पोल माउंटेड सबस्टेशन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू CEA, CEA इज नथिंग बट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड से जो 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर है वो नॉर्मली पोल माउंटेड हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अभी पोल माउंटेड हो गया। तो अभी प्लिंथ माउंटेड कितने केवीए तक यूज करते हैं और प्लिंथ माउंटेड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे दिस इज ए प्लिंथ माउंटेड ट्रांसफार्मर स्टेशन। तो उसमें नॉर्मली क्या रहता है, जो ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग 50 केवीए के अबोव रहता है, 500 केवीए के ऊपर जिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग 500 केवीए के ऊपर जो रहता है, वो ऑलवेज हमेशा हम लोग प्लिंथ माउंट करते हैं। प्लिंथ इज नथिंग बट एक सिविल का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस सिविल के ब्लॉक के ऊपर हम लोग वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और जो दूसरा इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा, AB स्विच रहेगा या फिर हॉर्न गैप फ्यूज रहेगा, वो नॉर्मली पोल पे इंस्टॉल किया रहता है। लगभग ओनली ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड ऑन दी प्लिंथ। और 500 केवीए के अबो के जो ट्रांसफार्मर है वो ऑलवेज प्लिंथ माउंटेड हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पोल माउंटेड और प्लिंथ माउंटेड में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पोल माउंटेड सबस्टेशन या फिर प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन कितने केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो आप लोगों को समझ में। सो भी पोल माउंटेड सबस्टेशन या फिर प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन का नीड क्या है, किसके लिए हम लोगों को ये स्ट्रक्चर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो नॉर्मली क्या है, ये जो पोल माउंटेड या प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन है, ये नॉर्मली कहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, तो लोड के एंड पे यहाँ पे आते हैं। तो नॉर्मली क्या है, एक रहता है स्पेस रिक्वायरमेंट, दूसरा रहता है लोकेशन। तो एक रहता है जहाँ पे रेसिडेंशियल लोड रहेगा या फिर इंडस्ट्रियल लोड रहेगा, तो उसके बाहर ही एक छोटे से स्पेस में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मल छोटा सा स्पेस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग पोल माउंटेड सबस्टेशन वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर प्लेन माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। सो दैट इज द फर्स्ट। सो कन्वीनियंट लोकेशन, सुटेबल लोकेशन हम लोगों को देखना पड़ता है एट लोड सेंटर, वो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। और दूसरा क्या है, जो समटाइम्स क्या होता है कि अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सुटेबल लोकेशन का वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। तो लोकेशन और जो स्पेस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पोल माउंटेड और प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन वहाँ पे हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। उसका यूज़ वहाँ पे लोड सेंटर, अगर लोड बढ़ गया तो उस लोड सेंटर का
जो लोड है हम लोग वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर फिजिबिलिटी रीजन रहेगा या फिर फर्दर एक्सपांशन अगर रहेगा तो हम लोग इजीली वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पोल माउंटेड और प्लेन माउंटेड सब स्टेशन का ऑलवेज हम लोग वहाँ पे इंस्टॉलेशन हम करते हैं। अभी नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग उसको बोलते हैं, BIS, इंडियन स्टैंडर्ड। तो अभी नॉर्मली कैसे रहता है कि कौन सा भी इक्विपमेंट रहने दो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेगा, कौन सा भी सिस्टम रहने दो, तो जब भी हम लोग कोई भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर एनी सिस्टम हम लोग डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो नॉर्मली हम लोगों को उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो हम लोगों को ऑलवेज फॉलो करना पड़ता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अथॉरिटीज जो है, उन्होंने कुछ तो स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए कि इस स्टैंडर्ड से ही आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स। क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं सिलेक्ट किया तो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस ऑकर्स इन द सिस्टम लाइक शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, तो क्या होगा, सिस्टम हमारा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मली जो कोई भी इक्विपमेंट रहता है तो हम लोग नॉर्मली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग, वो नॉर्मली BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, IS स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पे IEC स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन करके, ऐसा एक स्टैंडर्ड है IEC, तो उसके हिसाब से इक्विपमेंट वहाँ पे डिज़ाइन किया रहता है। सो पावर ट्रांसफार्मर के लिए नॉर्मली हम लोग जो इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो IS 2026 पार्ट 1, 2, 3। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है 100 kVA तक 11 kV, उसके लिए IS 1180, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड 1180। आप लोगों ने अगर नेट पे सर्च किया तो आप लोगों के स्टैंडर्ड इमीडिएटली मिल जाएंगे। फिर जो बुशिंग, जो ट्रांसफार्मर का बुशिंग रहता है, तो उसके लिए बुशिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है IS 2099, इस स्टैंडर्ड से हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है या फिर डिज़ाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद में है TOD मीटर, टाइम ऑफ डे मीटर, जो इंडस्ट्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड है IS 13779। फिर हम लोग करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उसके लिए 2705। उसके बाद में डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के लिए 2147, वो स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में LA के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS 3073। उसके बाद में आइसोलेटर रहेगा तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं IS 13947। सेम LTMCC भी, ये भी स्विच गियर में आता है, इसके लिए हम लोग उसको 13947 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में HRC फ्यूज और HRC फ्यूज लिंक है, उसके लिए IS 19703 ये स्टैंडर्ड करते हैं। और कोई भी इक्विपमेंट जो रहेगा वो एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम लोग ये देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और लेफ्ट साइड में हम लोग, आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग दिखाई देगा अभी, तो नॉर्मली एक डबल पोल स्ट्रक्चर का एक ड्राइंग है जो हम लोग ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मली जो डबल पोल स्ट्रक्चर रहता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। यहाँ पे देखो आप लोग, एक पोल है, एक पोल है, दो पोल है, इसके लिए उसको डबल पोल बोलते हैं। अभी इस पोल का हाइट जो रहेगा, वो हाइट जो रहता है वो 8 मीटर रहेगा, 9 मीटर रहेगा, 10 मीटर रहेगा या फिर 11 मीटर रहेगा। 8, 9, 10, 11 एज पर द एप्लीकेशन। रोड क्रॉसिंग रहेगा तो 11 मीटर का यूज करते हैं, नहीं तो ऑलवेज नहीं तो नॉर्मली हम लोग 9 मीटर या 10 मीटर का हम लोग वहाँ पे पोल हम लोग यूज करते हैं जिसपे हम लोग ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं। सो नॉर्मली जो डबल पोल स्ट्रक्चर रहता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं, एक रहता है लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ से तीन लाइन आ गए, ये RYB। तो एक जो लाइटनिंग अरेस्टर रहता है, लाइटनिंग अरेस्टर का एक टर्मिनल लाइन को कनेक्टर रहता है और दूसरा टर्मिनल हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं। मतलब क्या, लाइटनिंग अरेस्टर क्या काम करता है, जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से या फिर इनडायरेक्ट स्ट्रोक से उसको ग्राउंड करने का काम करता है, और इक्विपमेंट को या फिर जो स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसफार्मर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो लाइटनिंग अरेस्टर फर्स्ट हो गया जो टॉप में रहेगा। उसके बाद में आता है AB स्विच। AB स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ब्रेक स्विच। सो एयर ब्रेक स्विच में क्या रहता है, यहाँ पे देखो आप लोगों को, यहाँ पे ब्लैक कलर पे एक हैंडल दिखाई देगा और वहाँ पे हैंडल ऐसे ही नीचे आया है, और यहाँ पे वहाँ पे एक जो रॉड है वो रॉड को क्या किया है, यहाँ पे एक हैंडल कनेक्ट किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मेंटेनेंस के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर निकालते हैं या फिर इस साइड में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ओवरलोड हो गया, या फिर ओवर वोल्टेज हो गया, कौन सा भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो गया, फॉल्ट कंडीशन क्रिएट हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग उस टाइम पे, तो ये जो हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे
प्रेस करके ये ब्रेकर हम लोग ओपन कर देते, एयर ब्रेक स्विच हम लोग ओपन कर। जब भी हम लोग ओपन कर देते हैं तो क्या होता है, तो प्राइमरी साइड और ये यहाँ पे जो नीचे जाने वाला लाइन है साइड है, वो दोनों आइसोलेट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके लिए ए बी स्विच वहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है, थ्रू ए रॉड के थ्रू कनेक्ट किया है और नीचे वहाँ पे हैंडल रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीसरा पार्ट आता है एच जी फ्यूज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे एच जी फ्यूज रहेगा या फिर डीओ फ्यूज रहेगा, हॉर्न गैप फ्यूज रहेगा या फिर डीओ फ्यूज रहेगा। उसके बाद में उसका कनेक्शन आता है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से फिर आरवाईबी और न्यूट्रल का कनेक्शन आता है और जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। 440 वोल्ट जो सप्लाई आता है उसको फिर हम लोग 230 में, और 230 लेके हम लोग रेसिडेंशियल लोड रहेगा, सिंगल फेज लोड रहेगा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 230 वोल्ट देंगे, और जहाँ पे 3 फेज लोड रहेगा वहाँ पे हम लोग कितना देंगे, 440 वोल्ट देंगे। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डबल पोल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेंटर। पहले ऊपर रहेगा लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद में आएगा एसीबी एबी स्विच आएगा, उसके बाद में आएगा डीओ फ्यूज या फिर एचजी फ्यूज, उसके बाद में आएगा ट्रांसफार्मर और उसके बाद में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डबल पोल ट्रांसफार्मर सेंटर। अभी नेक्स्ट है सिंगल लाइन डायग्राम। अभी हम लोगों ने देखा नॉर्मली पहले क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन्स आएगा, आरओआईबी फेज आएगा, फिर उसके बाद में लाइटनिंग अरेस्टर प्राइमरी यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा और सेकेंडरी ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद में एबी स्विच आएगा, नेक्स्ट आएगा डीओ फ्यूज, उसके बाद में आएगा ट्रांसफार्मर के बाद आ जाएगा केबल जो ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आएंगे। उसमें रेसिडेंशियल लोड रहेगा, उसमें इंडस्ट्रियल लोड रहेगा, या फिर उसमें मोटर लोड रहेगा, एग्रीकल्चर लोड रहेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के लोड रहते हैं। सो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर रहता है डबल पोल स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में रहता है। सबसे ऊपर आता है लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद में आता है एबी स्विच, उसके बाद में आता है डीओ फ्यूज, उसके बाद में आता है ट्रांसफार्मर, देन नेक्स्ट आता है केबल, और उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और फिर उसके बाद में आता है जो भी आउटगोइंग लाइन्स आता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं बाय सम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डबल पोल स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोगों ने देखा लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पे दो टर्मिनल, एक प्राइमरी एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, कैपेसिटी या फिर एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रहता है। तो क्या करता है नॉर्मली, ये हम लोग जो एक टर्मिनल है ये हम लोग लाइन को कनेक्ट करते हैं और दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो रहता है आर, उसका प्रॉपर नॉन लीनियर मतलब क्या, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब क्या, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है फिर लाइटनिंग स्ट्रोक आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सिस्टम का वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्या करता है, उस वोल्टेज को या फिर जो करंट उसमें से जो फ्लो हो जाता है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, और इमीडिएटली जो सर्ज आती है फिर लाइटनिंग स्ट्रोक डायरेक्टली क्या करते हैं, वो ग्राउंड कर देता है, जिससे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर ट्रांसफार्मर रहेगा जो या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसमें कनेक्टेड है वो सब प्रोटेक्ट करता है। सो लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है, जो लाइटनिंग स्ट्रोक से, लाइटनिंग सर्जे से, या फिर उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रोक्स बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्ट्रोक्स, उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो इसमें रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है ऑलवेज नॉन लीनियर। वो क्या करेगा, जब नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो नॉर्मल वोल्टेज के टाइम के रेजिस्टेंस हाई रहेगा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जो रहता है। सो नॉर्मल वोल्टेज मतलब कितना, 11 kV रहेगा तो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, और जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होगा वोल्टेज बढ़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और जो क्या करेगा, जो डिस्चार्ज है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का काम करेगा और उसको डायरेक्टली ग्राउंड में फ्लो करने का काम करेगा। सो इससे क्या होगा, सिस्टम का पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एबी स्विच, उसको हम लोग एयर ब्रेक स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबी स्विचेस है। एक है 2 पोस्ट एबी स्विच, 11 kV एबी स्विच, 22 kV एबी स्विच, 33 kV एबी स्विच, चेंज ओवर एबी स्विच, डिस्कनेक्टिंग टाइप और रोटेटिंग एबी स्विच। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबी स्विच अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। 11 kV का एबी स्विच देखो, 11 kV के एबी स्विच में यहाँ पे हम लोगों को हमेशा एक ही इंसुलेटर यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद में 22 kV में आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे 2 इंसुलेटर। सो नॉर्मली कैसा रहता है, जो डिस्क रहता है नॉर्मली एक डिस्क का हम लोग 11 kV कंसिडर करते हैं। अगर 2 डिस्क रहेगा
तो उसका वोल्टेज होगा 22 केवी। सो 22 केवी में हम लोगों को 2 डिस्क वहाँ पे दिखाई देगा और 11 केवी में 1 डिस्क दिखाई देगा। अभी चेंज ओवर एबी स्विच है, फिर डिस्कनेक्टिंग है, डिस्कनेक्टिंग मतलब यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चेंज रोटेटिंग है, रोटेटिंग मतलब यहाँ से बीच से यहाँ से जो सेंटर है, सेंटर से क्या करते हैं हम लोग, जब भी हैंडल खींचते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सेंटर से ब्रेक होता है और हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करके या फिर वो जो सर्किट है, सर्किट ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करने का काम करते हैं वहाँ पे। सो ये हो गया ए बी स्विच, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए बी स्विच, और उसका नॉर्मली कैसे दिखता है हम लोगों ने इस स्लाइड में हम लोगों ने। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट फ्यूज। सो ड्रॉप आउट फ्यूज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीओ फ्यूज, और दूसरा रहता है एच जी फ्यूज। एच जी फ्यूज इज नथिंग बट हॉर्न गैप फ्यूज, और डीओ फ्यूज नथिंग बट ड्रॉप आउट फ्यूज। डीओ फ्यूज में देखो यहाँ पे क्या रहता है, एक फ्यूज रहता है, फ्यूज एलिमेंट रहता है। सो नॉर्मली जब भी फॉल्ट कंडीशन क्रिएट होता है तो नॉर्मली क्या होता है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है और इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इस साइड में आ जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। और एच फ्यूज में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली एक वायर से या फिर एक कंडक्टर से यहाँ पे हम लोग एक लिंक डालते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, और जब भी ओवर करंट हो जाएगा या फिर ओवरलोड कंडीशन आ जाएगा तो ये जो फ्यूज एलिमेंट है ये मेल्ट हो जाता है, और जब भी मेल्ट हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको बार बार हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। डीओ फ्यूज में क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, रॉड से इसको फिर से ये जो यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट है उसमें हम लोग नीचे से प्रेस करके उसमें लगा सकते हैं। लेकिन एच जी फ्यूज में क्या है कि जब भी ये एलिमेंट मेल होता है, फ्यूज एलिमेंट मेल होता है, तो हम लोगों को मेल्ट होता है तो क्या करना पड़ता है, हम लोगों को बार बार चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ एच जी फ्यूज। सो दिस इज द डीओ फ्यूज, एच जी फ्यूज, विच प्रोटेक्ट्स the equipments or transformer from overload or short circuit conditions या फिर ओवर करंट कंडीशंस। सो यहाँ पे देखो ये जो है ये नॉर्मल उसका डायग्राम है, यहाँ पे आप एच जी फ्यूज का यहाँ पे गैप दिखाई देगा आप लोगों को। दिस आर द इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों डालते हैं, नॉर्मली जो सप्लाई फ्लो होता है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ से आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंसुलेटर नहीं डालेंगे तो ये डायरेक्टली मेटल से कनेक्टेड रहता है। ये जो है मेटल फ्रेम है, अगर इंसुलेशन ब्रेक हो गया या फिर यहाँ पे जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली करंट ये जो मेटल फ्रेम है, मेटल फ्रेम से ग्राउंड में चला जाएगा, और जब भी हम लोग इसको टच करेंगे तो हम लोगों को शॉक लग सकता है। तो इसके लिए जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग, इंसुलेटर को हम लोगों को हमेशा उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, विजुअल इंस्पेक्शन देखना पड़ता है कि इधर क्रैक गया है, नहीं गया है, या फिर वो ब्रेक हो गया है, हम लोगों को देखना पड़ता है। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ। उसके बाद में अभी डीओ फ्यूज का रेटिंग, अगर हम लोग 25 केवी का ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो उसके लिए 3 एम्पियर का डीओ फ्यूज लगता है। 63 केवी का ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो उसके लिए 3 एम्पियर का हम लोग डीओ फ्यूज लगाते हैं। 100 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो 5 to 10 एम्पियर। 200 केवी का रहेगा तो वहाँ पे 10 to 15 एम्पियर। देन 500 केवी का रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 20 to 30 एम्पियर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में फीडर लाइन रहेगा 500 केवी का तो वहाँ पे 40 एम्पियर का। उसके बाद में 800 केवी का फीडर लाइन रहेगा तो वहाँ पे 60 एम्पियर का डीओ फ्यूज। उसके बाद में जहाँ पे फीडर टैपिंग लाइन है उसका रेटिंग 1000 केवी के ऊपर लोड है वहाँ पे, तो वहाँ पे 80 एम्पियर का हम लोग डीओ फ्यूज लगाते हैं। और फीडर का मेन लाइन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 60 एम्पियर टू 100 एम्पियर अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट हम लोग वहाँ पे डीओ फ्यूज का रेटिंग हम लोग एम्पियर में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर एक टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे जितना उसमें से लोड करंट फ्लो हो जाएगा अकॉर्डिंगली उसके हम लोग यहाँ पे डीओ फ्यूज का रेटिंग सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द रेटिंग ऑफ डीओ फ्यूज। सो नॉर्मली जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लोड रहता है तो फ्लक्चुएटिंग लोड में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 10 एम्पियर का लोड करंट है तो नॉर्मली हम लोग 2 to 3 टाइम्स वहाँ पे फ्यूज का रेटिंग जो है एम्पियर हम लोग ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लोड का करंट 5 एम्पियर है तो नॉर्मली 5 to 10 एम्पियर का हम लोग वहाँ पे फ्यूज सिलेक्ट करते हैं। सो वैसे जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लोड है तो वहाँ पे हम लोग को ये कंसिडरेशन करना ही पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो डीओ फ्यूज का जो रेटिंग है अभी हम लोगों ने इसमें देखा। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज ए हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का हार्ट क्या है, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर वी कैन कॉल्ड इट एज अ हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। विदाउट ट्रांसफार्मर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वोल्टेज बढ़ा भी नहीं सकते और वोल्टेज कम भी नहीं कर सकते। हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर क्या करता है, विच स्टेप अप द वोल्टेज और स्टेप डाउन द वोल्टेज विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑलवेज
50 हर्ट्ज से रहता है। सो दिस इज दी, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, जो नॉर्मल जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ का ये ट्रांसफार्मर है। तो वहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें इनकमिंग लाइन में 3 कनेक्शन रहते हैं, एक आर, वाई, बी, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग को 11 kV आ गया है। वो ये ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 kV का 440 वोल्ट में कन्वर्जन करने का काम करता है। सो 11 kV का 440 में कन्वर्जन हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो कितना टर्मिनल्स है, सेकेंडरी में 1 2 3 और 4, और प्राइमरी में 3, आर वाई बी, क्योंकि प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है। सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड क्यों है, नॉर्मली जो हमारे रेसिडेंशियल लोड सिंगल फेज लोड है उसको 230 वोल्ट लगता है, उसमें फेज और न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसके लिए सेकेंडरी साइड में यहाँ पे देखो आर वाई बी और लास्ट का जो एलिमेंट है न्यूट्रल। मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इनकमिंग साइड को 11 kV आएगा और 11 kV का 440 वोल्ट में कन्वर्जन करेगा। और जब भी हम लोग एक फेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल लेते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे 230 वोल्ट मिलेगा, और हम लोग फेज टू फेज जब भी लेते तो वहाँ पे हम लोगों को 440 वोल्ट वहाँ पे मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो पोल माउंटेड है वो क्या करेगा, 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्जन करने का काम करेगा। ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका नॉर्मली रेटिंग क्या रहता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर का नॉर्मल रेटिंग देखो यहाँ पे 10 kVA में आता है, 16 kVA में, 25 kVA, 63 kVA, 100 kVA, 160, 200, 250, 315, 400, then 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA फॉर 11 kV। अगर आप लोग 33 kV के लिए यूज करें तो 100 kVA का रहेगा, 160, 200, 315, 400, 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA के ट्रांसफार्मर। सो दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास चले गए, अगर आप लोगों ने उसको, आप बोले उसको नहीं मेरे को 20 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो आप लोगों को 25 लेने को बोल देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेटिंग ट्रांसफार्मर का नॉर्मली रहता है, उसके हिसाब से हम लोगों को सिलेक्शन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपका सिस्टम का लोड अगर वहाँ पे आ गया 70 kVA, तो आप लोग यहाँ पे देखो 70 kVA का ट्रांसफार्मर है क्या, नहीं है, 63 kVA का, लेकिन 63 kVA का ट्रांसफार्मर हम लोग नहीं लगा सकते। तो 70 kVA के आगे कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो 100 kVA। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली 100 kVA का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका लोड आ गया 800 kVA, सो 800 kVA का ट्रांसफार्मर एक स्टैंडर्ड रेटिंग के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 800 kVA के लिए हम लोग 1000 kVA का हम लोग ट्रांसफार्मर वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो आप लोगों को अभी इस स्लाइड से ट्रांसफार्मर एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड रेटिंग कौन कौन सा है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ये स्टैंडर्ड रेटिंग आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैन्युफैक्चर को ऑर्डर देते हैं, हम लोग को इतने kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए। सो नॉर्मली जो 200 kVA तक अभी हम लोगों ने देखा कि 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पोल पे इंस्टॉल करते हैं, और 500 kVA का वो ट्रांसफार्मर है वो हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन पे हम लोग लगाते हैं। और जो नॉर्मली 33/11 kV का जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है बड़ा वाला, उसमें 5 MVA के ट्रांसफार्मर रहता है, 3.15 MVA के ट्रांसफार्मर रहते हैं, या फिर अप टू 5 MVA के। नेक्स्ट है एक हो गया हम लोगों ने पहले लाइटनिंग ऑलवेज देखा, आउटडोर हम लोग उसके बाद में हम लोगों ने देखा, और ऑलवेज हमेशा प्लिंथ माउंटेड के बाद में एबी स्विच देखा, सीमेंट के स्ट्रक्चर कैसे दिखता है उसका रेटिंग क्या है वो देखा का काम करते हैं। फिर उसके बाद में डीओ फ्यूज क्या है, एचजी फ्यूज क्या है, नॉर्मली उसका रेटिंग हर एक kVA के लिए कितना रहता है। फिर उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग लोड रहेगा तो उसके लिए कितने टाइम्स तक हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं जो फ्यूज़ रेटिंग एलिमेंट है वो, या फिर डीओ फ्यूज़ कितने रेटिंग तक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा, ट्रांसफार्मर का काम क्या है देखा, ट्रांसफार्मर में कितना बुशिंग्स रहता है प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में कितना होता है हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है, जिसके हिसाब से हम लोगों को मैन्युफैक्चर को रेटिंग देना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अभी ट्रांसफार्मर्स के बाद में आता है, डबल पोल स्ट्रक्चर में रहता है, वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी देखा हुआ है, या फिर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो।
कि नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है तो उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं। तो उसके अंदर रहता है, एक रहता है आइसोलेटर, दूसरा रहता है बस बार, तीसरा रहता है किटकैट फ्यूज, जिसको हम लोग किटकैट फ्यूज बोलते हैं। ये हो गया एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। अभी दूसरे टाइप का जो नया अभी जो इंस्टॉल किया रहता है तो उसमें क्या क्या रहता है, आइसोलेटर रहता है इन कमर में। ये जो नीचे वाला लाइन है ये ट्रांसफार्मर से आया होगा, जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वहां से यहाँ पे इनकमिंग आ गया है। उसके बाद में रहेगा ये स्विच डिस्कनेक्टर आइसोलेटर उसको बोलते हैं। उसके बाद में एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज किसके लिए, और शॉर्ट सर्किट हो गया फिर ओवरलोड हो गया तो एचआरसी फ्यूज वहाँ पे काम में आता है। उसके बाद में बस बार आएगा, उसके बाद में एमसीसीबी या फिर एमसीबी, और उसके बाद में लिंक डिस्कनेक्टर, और उसके बाद में ये जो सर्किट जा रहा है ये आउटगोइंग को जा रहा है। सो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे देखोगे आउटगोइंग सर्किट मतलब क्या, यहाँ से आउटगोइंग जो 440 वोल्ट जा रहा है तो वहाँ पे एक ही सर्किट है आर वाई बी, मतलब एक सिंगल सर्किट है। अभी यहाँ पे देखो एक सर्किट हो गया, ये दूसरा सर्किट हो गया, तो यहाँ पे कितना, दो सर्किट चला जाएगा 440 वोल्ट का, एक और दो। अभी यहाँ पे देखो एक दो तीन, अभी यहाँ से तीन सर्किट चला जाएगा, मतलब तीन डिफरेंट 440 वोल्ट का लाइंस चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज जो रहता है तो नॉर्मली कितने वेट्स का है वो हम लोगों को वहां पे देना पड़ता है। तो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कितना आउटगोइंग सर्किट्स आता है। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें कितने केवीए का रहता है। फिर उसके बाद में 200 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें आउटगोइंग सर्किट्स कितना रहता है, उसका स्टैंडर्ड्स है वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट अभी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अभी एक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो टाइप है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का ड्राइंग है, ड्राइंग। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया यहाँ से इनकमर से क्या आएगा, ट्रांसफार्मर से जो आउटगोइंग का लाइन्स आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आइसोलेटर, यहाँ पे आइसोलेटर का काम क्या है, हम लोग जो ट्रांसफार्मर से जो इनकमिंग आया है उसको और जो आउटगोइंग जा रहा है उसको हम लोग आइसोलेट करने का काम करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो अगर कोई फॉल्ट क्रिएट हो गया या फिर मेंटेनेंस के लिए आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेटर वहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ओपन कर देते हैं और सिस्टम को हम लोग आइसोलेट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में एचआरसी फ्यूज, इसमें सेकेंडरी आता है एचआरसी फ्यूज, उसके बाद में बस बार्स, उसके बाद में एमसीसी भी आता है, और उसके बाद में लिंक डिस्कनेक्टर। अभी हम लोग हर एक इक्विपमेंट का कनेक्शन कैसे रहता है, हर एक इक्विपमेंट का रेटिंग क्या रहता है, हर एक इक्विपमेंट का काम रहता है और दिखता कैसा है वो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे। So these are the technical specification of for 63 100 200 kV LT distribution box with MCCB। तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ आउटगोइंग सर्किट्स के ट्रांसफार्मर कितने केवी का है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। दो है नंबर ऑफ आउटगोइंग सर्किट, दो है या फिर तीन है। तो नॉर्मली देखो अगर 63 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा, 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, 200 केवी, अगर 63 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें से दो आउटगोइंग सर्किट जाएंगे, मतलब क्या, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब इसमें से दो आउटगोइंग सर्किट जाएंगे, आर वाई बी, आर वाई और बी। अगर 200 केवी का ट्रांसफार्मर है तो 200 केवी के ट्रांसफार्मर के 3 आउटगोइंग सर्किट, मतलब टोटल कितना आएगा किटकैट फ्यूज, टोटल 9 किटकैट फ्यूज आएगा, 3 सर्किट जाएगा। तो 1 2 3 1 हो गया, 1 2 3 1 हो गया, 1 2 3 1 हो गया, मतलब ऐसा उसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 3 आउटगोइंग सर्किट जाएगा। सो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल कितने केवी का है, अकॉर्डिंगली उससे कितना आउटगोइंग जाएगा वो डिसाइड होता है। नॉर्मली वोल्टेज कितना 430 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, और जो फुल लोड करंट रहेगा अगर 63 केवीए का है तो फुल लोड करंट रहेगा 84 एम्पियर। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे रहेगा 132 एम्पियर 133 एम्पियर, और अगर 200 केवीए का जो ट्रांसफार्मर रहेगा तो वहाँ पे 270 एम्पियर का नॉर्मल में फुल लोड करंट रहता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अभी नॉर्मली क्या रहता है, अभी हम लोगों ने ड्राइंग देखा तो उसमें क्या था, पहले आइसोलेटर था। आइसोलेटर में यहाँ पे एक हैंडल रहता है, हैंडल से हम लोग क्या करते हैं, यार इसको ऑन ऑफ करने का काम करता है। जब हम लोग ऑफ कंडीशन में डालते हैं तो ए सिस्टम और ए सिस्टम एक दूसरे से आइसोलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग आइसोलेटर बोलते हैं। उसके बाद में आता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज का काम क्या है, वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ओवर करंट में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में आ रहा है एमसीसीबीज। तो यहाँ पे दो सर्किट से इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ये 3 एक सर्किट के लिए और एक 3 दूसरे सर्किट, ऐसा दो सर्किट इसमें से चला जाएगा एमसीसीबी। एमसीसीबी के बाद में क्या आएगा,
अभी हम लोगों ने देखा एमसीसीबी के बाद में लिंक डिस्कनेक्टर भी हम लोग ओपन करके, ये जो यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो लिंक है, ये लिंक को ओपन करके हम लोग आउटगोइंग सर्किट को हम लोग डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में बस बार का काम क्या है, जो इक्विपमेंट से वो एक दूसरे को कनेक्ट करना और करंट को कैरी करना, पावर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम बस बार का रहता है ऑलवेज। और बस बार नॉर्मली कॉपर के हम लोग लगाते हैं। उसके बाद में आता है किटकैट फ्यूज। नॉर्मली कैसे रहता है, अभी जो रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो हम लोग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आइसोलेटर आता है, HRC फ्यूज आता है, MCB आता है और लिंक डिस्कनेक्टर आता है। और जो पुराने पैनल्स थे, अगर आप लोगों ने पुराने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देखे होंगे, तो उसमें नॉर्मली किटकैट फ्यूज, उसमें क्या रहता है, आइसोलेटर रहेगा, बस बार रहेगा और किटकैट फ्यूज, इतना ही उसमें रहता है। और जो आउटगोइंग सर्किट से वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कितने केवी का ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कंस्ट्रक्शन में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक आएगा आइसोलेटर के बाद में आएगा HRC फ्यूज से हम लोग क्या करेंगे, बस बार से हम लोग उससे कनेक्ट करेंगे MCCB से। फिर MCCB के बाद आएगा लिंक डिस्कनेक्टर के बाद आएगा अपना टोटल जो लोड पे जा रहा है वो लाइंस हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। नेक्स्ट अभी आइसोलेटर का हम लोग रेटिंग देखेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटर का यहाँ पे देखो, आइसोलेटर का रेटिंग नॉर्मली 63 kVA, 100 kVA, 200 kVA। सो 63 kVA और 100 kVA का ट्रांसफार्मर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए 250 एम्पियर का हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं। अगर 200 kVA का तो नॉर्मली उसका 600 एम्पियर तक उसका इंटरप्टेड कैपेसिटी उसका रहता है। और उसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, मैनुअली हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको रिमोटली हम लोग नहीं कर सकते, ये मैनुअली ऑपरेट होता है। उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड IS, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, IS 13947। ये इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो आइसोलेटर है, स्विच डिस्कनेक्टर है, उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। उसका नॉर्मल में शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी कितना रहता है, 63 kVA या फिर 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है तो वहाँ पे 4 किलो एम्पियर, और 200 kVA का है तो वहाँ पे 8 किलो एम्पियर। मतलब क्या, 2 सेकेंड्स या फिर 3 सेकेंड्स में इसमें से अगर 4 किलो एम्पियर तक भी करंट फ्लो हो गया, तो इस आइसोलेटर ने वो विथस्टैंड करना चाहिए फॉर 3 सेकंड के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए। उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बोलते हैं। सो इसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है 4 किलो एम्पियर फॉर 63 kVA एंड 100 kVA ट्रांसफॉर्मर, और 8 किलो एम्पियर है फॉर 200 kVA ट्रांसफॉर्मर के लिए। और उसका जो रेटेड इंसुलेशन लेवल है वो है 600 वोल्ट। अभी रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज लेवल मतलब क्या है, कि अगर 600 वोल्ट भी इसमें से चला गया फॉर 1 मिनट या फिर 1 सेकंड 3 सेकंड के लिए, तो भी इसने विस्टैंड करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के लिए भी गया तो 600 वोल्ट तक इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कैरी करना ही पड़ेगा इसको। तो उसका रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज लेवल है 600 वोल्ट। तो ये हो गया आइसोलेटर का। उसके बाद में HRC फ्यूज आता है। अभी HRC फ्यूज हम लोगों ने देखा, HRC फ्यूज ओवर करंट शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो 63 kVA के लिए जो SRC फ्यूज यूज होता है उसका नॉर्मल रेटिंग रहता है 100 एम्पियर। उसके बाद में 100 kVA का जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, उसके लिए HRC फ्यूज का रेटिंग रहेगा 160 एम्पियर। अगर 200 kVA का ट्रांसफॉर्मर है तो उसके लिए रहेगा 315 एम्पियर स्टैंडर्ड रेटिंग्स है। ठीक है, तो दिस आर दी HRC फ्यूज रेटिंग। 63 kVA का ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो उसके लिए आएगा 100 एम्पियर। 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो 160 एम्पियर का HRC फ्यूज आएगा। और अगर 200 kVA का ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो वहाँ पे 315 एम्पियर का वहाँ पे HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में आता है, कौन सा आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, नेक्स्ट है MCCB। तो MCCB यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, शॉर्ट सर्किट से हम फॉल्ट जो रहता है उससे वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नॉर्मली MCCB हम लोग 2500 एम्पियर तक हम लोग नॉर्मली MCCB यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो MCCB का स्पेसिफिकेशन दिया है, उसका रेटिंग दिया है, जो हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर रहता है, पोल स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पे यूज करते हैं। अगर 63 kVA का ट्रांसफॉर्मर है या फिर 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है तो उसका MCCB का करंट रेटिंग जो रहता है वो 150 एम्पियर रहता है। अगर 200 kVA का ट्रांसफॉर्मर आप लोग यूज कर रहे हो डबल पोल स्ट्रक्चर के लिए, तो उसका नॉर्मल जो रेटिंग रहेगा वो रहेगा 200 एम्पियर, उसका स्पेसिफिकेशन MCCB का रहता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पोल्स सिंगल पोल, उसका शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी 10K
यूटिलाइजेशन कैटेगरी ए और रेटेड इंस्टॉलेशन वोल्टेज जो रहेगा वो 660 वोल्ट तक वो कैरी कर सकता है विदाउट एनी डैमेज, वो कैरी करना ही पड़ेगा उसको। सो एमसीसीबी का हम लोगों ने रेटिंग देखा अभी 63 केवी का या फिर 100 केवी का रहेगा तो वहाँ पे 150 एम्पियर तक उसका करंट रेटिंग रहता है, और जो 200 केवी का ट्रांसफार्मर जो है उसके लिए नॉर्मली हम लोग 200 एम्पियर का हम लोग नॉर्मली एमसीसीबी सिलेक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ एमसीसीबी। तो अभी एमसीसीबी का कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहता है, जैसे करंट बढ़ेगा वैसे डिस्कनेक्टिंग टाइम कम होगा, मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहता है, उसको हम लोग इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब क्या, अभी यहाँ पे देखो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एमसीसीबी, अभी देखो मल्टीपल नॉर्मल करंट रेटिंग, ट्रिपिंग टाइम, मल्टीपल नॉर्मल करंट रेटिंग, ट्रिपिंग टाइम। मतलब क्या, अगर सिस्टम में से 1 × नॉर्मल रेटेड करंट अगर करंट फ्लो हो गया तो वहाँ पे जो एमसीसीबी ट्रिप होगा वो टाइम लेगा 2.5 आवर्स तक टाइम लेगा। अगर 1.2 टाइम्स अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट हो गया तो नॉर्मली 10 मिनट से 2 आवर्स तक वो ब्रेक कर सकता है। फिर 1.3 एम्पेयर टाइम्स तक करंट अगर चला गया सिस्टम में से तो 30 मिनट्स में वो ट्रिप कर देगा। 1.4 टाइम्स अगर चला गया तो लेस देन 10 मिनट्स में ट्रिप कर देगा। फिर 2.5 टाइम्स अगर करंट चला गया तो वहाँ पे देखो 1 मिनट में वो ट्रिप कर देगा। अगर 4 टाइम्स नॉर्मल रेटेड करंट से अगर ज़्यादा करंट सिस्टम में से फ्लो हो गया तो 2 सेकंड से पहले वो सिस्टम को ट्रिप कर देगा। अगर 6 टाइम्स अगर रेटेड करंट चला गया 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट अगर चला गया तो वहाँ पे 5 सेकंड से कम टाइम में वो सॉरी यहाँ पे 4 टाइम्स अगर चला गया तो वहाँ पे वो 5 सेकंड्स में ट्रिप कर देता है। अगर 6 टाइम्स चला गया तो वहाँ पे 2 सेकंड्स में वो ट्रिप कर देगा। फिर उसके बाद में अगर 12 टाइम्स अगर करंट चला गया नॉर्मल रेटिंग से ज़्यादा तो वहाँ पे वो नॉर्मली 40 मिली सेकेंड्स में वो सिस्टम को ट्रिप कर देगा। तो नॉर्मली जो एमसीसीबी का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है या फिर किसी भी ब्रेकर का कैरेक्टर रहता है वो टाइम और करंट के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा करंट सिस्टम में से फ्लो होगा उतना जल्दी वो सिस्टम ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि एमसीसीबी का स्पेसिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, कितने केवी के लिए कितने रेटिंग का एमसीसीबी यूज़ करते हैं, और एमसीसीबी का नॉर्मल में उसका ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है। अभी नेक्स्ट है लिंक डिस्कनेक्टर। अभी जो लास्ट पार्ट है इसमें जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यूज़ करते हैं वो है लिंक डिस्कनेक्टर। लिंक डिस्कनेक्टर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, इसको हम लोग निकाल के मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, मैन्युअली बाहर खींच के हम लोग इसको ओपन करने का काम करते हैं। सो अभी लिंक डिस्कनेक्टर हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली कितना रहता है। अगर 63 केवी का ट्रांसफार्मर है या फिर 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे लिंक डिस्कनेक्टर का करंट रेटिंग रहेगा 150 एम्पियर, और उसका कितना हम लोगों को वहाँ पे लगाना पड़ेगा वो दैट इज दी 6 नंबर्स वहाँ पे इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे देखो अगर 63 या फिर 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 स्विच डिस्कनेक्टर आप लोगों को वहाँ पे या फिर लिंक डिस्कनेक्टर आप लोगों के यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर 200 केवी का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे आप कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना सर्किट आएगा यहाँ पे 3 आउटगोइंग सर्किट चला गया। मतलब 200 केवी का आप लोग ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए 9 नंबर्स लिंक डिस्कनेक्टर रहेंगे, 9 नंबर्स एमसीसीबी रहेंगे, लेकिन एचआरसी फ्यूजी 3 ही रहेंगे कॉमन। लेकिन क्यों यहाँ पे 9 रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 आउटगोइंग सर्किट जा रहा है, इसके लिए वहाँ पे 9 लिंक डिस्कनेक्टर रहेंगे वहाँ पे। तो 63 केवी और 100 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसके लिए 150 एम्पियर का हम लोग यूज़ करते हैं, और 200 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो नॉर्मली वहाँ पे 200 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो नॉर्मली वहाँ पे हम लोग 200 एम्पियर का वहाँ पे लिंक डिस्कनेक्टर वहाँ पे यूज़ करते हैं। 200 केवी का रहेगा तो 9 नंबर्स आएगा, और 63 और 100 केवी का रहेगा तो वहाँ पे 150 एम्पियर उसका आएगा। उसके बाद में लास्ट है बस बार्स एंड कनेक्शंस। नॉर्मली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी इक्विपमेंट्स है यहाँ पे देखो आइसोलेटर, एचआरसी फ्यूज, देन एमसीसीबी, लिंक डिस्कनेक्टर, हर एक को हम लोगों ने बस बार से कनेक्ट किया है। और जो बस बार नॉर्मली रहता है वो रहता है कॉपर मटेरियल का। कॉपर का करंट रेटिंग एल्यूमिनियम से ज़्यादा रहता है, वो ध्यान में रखो।
और उसका करंट डेंसिटी कॉपर का एल्यूमिनियम से ज़्यादा रहता है, इसके लिए नॉर्मली कॉपर ही हम लोग इस पे यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या रहता है, जो कॉपर रहता है उसको प्लेटिंग करते हैं टिन से। अभी प्लेटिंग किसके लिए करते हैं, इससे कोरोजन के प्रॉब्लम, जो कोरोजन होता है नॉर्मली, वो कोरोजन का प्रॉब्लम कम हो जाता है, इसके लिए वहाँ उसके ऊपर हम लोग टिन का प्लेटिंग करते हैं। तो अभी बस बार का साइजिंग कितना यहाँ पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लगता है। तो अगर आपका ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 60 केवी 63 केवीए या फिर 100 केवीए का रहेगा, तो उसके लिए 25 इंटू 5 mm का वहाँ पे आप लोगों को बस बार लगेगा। 25 mm इसका विड्थ और 5 mm, सर 25 mm इसका थिकनेस विड्थ रहेगा और 5 mm इसका थिकनेस रहेगा, ठीक है। सो 25 mm इतना कॉपर बस बार हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 63 और 100 केवी के ट्रांसफार्मर के लिए। अगर आपका ट्रांसफार्मर 200 केवी का रहेगा तो उसके लिए हम लोग 40 इंटू 8 mm का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रहता है, 40 इंटू 8 उसका, उसी साइज का हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे बस बार हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल अगर 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 400 केवीए के लिए नॉर्मली ऑब्वियसली बस बार का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 400 केवीए का ट्रांसफार्मर के लिए और करंट रेटिंग वहाँ पे बढ़ गया, तो करंट रेटिंग के हिसाब से हम लोगों को कॉपर का बस बार वहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। कितना आपका नॉर्मली लोड है उसके हिसाब से आप लोग, या फिर कितना ट्रांसफार्मर है उसके हिसाब से आप लोग सेकेंडरी करंट कंसिडर करके, लोड करंट कंसिडर करके आप लोगों को कॉपर का बस बार का सिलेक्शन या फिर उसका साइज जो है वो साइज डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डबल पोल स्ट्रक्चर। आई होप और एक पॉइंट रहेगा है, और एक पॉइंट रहेगा है कि जिसमें हम लोग केबल टर्मिनेशन देखेंगे। केबल टर्मिनेशन मतलब क्या, केबल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर, उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और उसके बाद में आता है नॉर्मली लोड। तो ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, केबल कनेक्ट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और लोड के बीच में हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं। सो जो ट्रांसफार्मर से केबल आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चला जाता है, उसका नॉर्मल रेटिंग क्या रहता है, अगर 25 केवी का ट्रांसफार्मर है तो वहां पे 50 स्क्वायर mm का हम लोगों को केबल चाहिए 3.5 कोर। नॉर्मल 3.5 कोर मतलब क्या, आर वाई बी और न्यूट्रल। न्यूट्रल का ऑलवेज जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है वो फेज वायर से हाफ रहता है, इसके लिए यहाँ पे 0.5 लिया है। एक आर वाई बी के लिए 3 और 0.5 मतलब न्यूट्रल के लिए। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो डीबी बॉक्स हम लोगों ने अभी दिखाया, तो उसके बीच में जो केबल रहता है, अगर 25 केवी का ट्रांसफार्मर है तो 50 स्क्वायर का आएगा, और 50 केवी का है तो 70 स्क्वायर mm का आएगा। 60 केवी का ट्रांसफार्मर आप लोग यूज करें तो 120 स्क्वायर mm आएगा। 100 केवी का ट्रांसफार्मर यूज करें तो 120 स्क्वायर mm आएगा। 200 केवी का ट्रांसफार्मर यूज करें तो आप लोग वहाँ पे 185 का केबल वहाँ पे यूज कर सकते हैं बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लोड तक जाने वाला वायर, तो नॉर्मली उसका कितना रहता है, तो अगर 25 केवी का ट्रांसफार्मर है तो डीबी से लोड को जाने वाला उसका साइज रहता है 35 स्क्वायर mm। अगर 50 केवी का है तो वहाँ पे 50 स्क्वायर mm का रहेगा। 63 केवी का ट्रांसफार्मर है तो आउटगोइंग का जो केबल रहेगा उसका रेटिंग रहेगा 50-70 स्क्वायर mm। सेम 100 केवी का रहेगा तो 50 या फिर 70 स्क्वायर mm, और 200 केवी का ट्रांसफार्मर रहेगा तो हम नॉर्मली हम लोग 120 स्क्वायर mm का हम लोग नॉर्मली केबल यूज करते हैं। सो आई होप कि केबल सिलेक्शन कैसे करते हैं, या फिर 25 केवी का ट्रांसफार्मर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर और लोड के बीच में, ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच में कितने स्क्वायर mm का चाहिए, तो 50 स्क्वायर mm। 50 केवी का है तो 70 स्क्वायर mm। 100 केवी का है तो 120 स्क्वायर mm। 200 केवी का है तो 185 स्क्वायर mm तक उसका रेटिंग नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लोड को जाता है उसके लिए 35 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 70 स्क्वायर mm, देन 120 स्क्वायर mm अकॉर्डिंग टू जो केवी रेटिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें करते हैं। तो ये हो गया केबल का सिलेक्शन और रेटिंग। सो अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने
डबल पोल स्ट्रक्चर, उसका ड्राइंग, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है, उसका कनेक्शन कैसा रहता है, वो दिखता कैसे है, कौन सा कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितने रेटिंग के लिए कितने का HRC फ्यूज़ लगता है, कितना स्विच लिंक डिस्कनेक्टर लगेगा, कितना आइसोलेटर का रेटिंग क्या रहेगा, फिर उसके बाद में MCCB का रेटिंग क्या रहेगा, फिर उसके बाद में केबल का जो रेटिंग रहता है नॉर्मली कितने स्क्वायर mm का केबल सिलेक्ट करना चाहिए, वो सब हम लोगों ने डबल पोल स्ट्रक्चर में अभी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में जो डबल पोल स्ट्रक्चर में जो भी एंगल्स यूज किए हैं, जो भी ब्रैकेट्स यूज किए हैं, पोल ब्रैकेट्स यूज किए हैं, या फिर जो पोल है जो 9 मीटर का है, 8 मीटर का है, 10 मीटर का है, 11 मीटर का है, हर एक पोल का कितने केजी का पोल रहता है, तो कितने मीटर का रहता है, कितने लेंथ के लिए कितना कंडक्टर सिलेक्शन करते हैं, वो हर एक का डिटेल्स में हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और उसका डिटेल्स में हम लोग जानकारी देखेंगे। उसका डायमेंशन क्या रहता है, फिर अर्थिंग, जो अर्थिंग करते हैं डबल पोल स्ट्रक्चर के लिए, वो कितना अर्थिंग रहता है, उसमें कौन सा अर्थिंग कहाँ पे कनेक्शन रहता है, लाइटनिंग अरेस्टर का सेपरेट अर्थिंग कैसे करते हैं, और पूरे पोल का या फिर जो आपके मेटल पार्ट है उसका अर्थिंग कैसे करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।